फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो कहते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है। पता नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 100% आप लोगों के लाइफ के साथ भी होता होगा और पूरे पूरे ऑल ओवर होता है। तो ये देखिए, आज का सबसे पहला मोटिवेशनल कोट्स था और मैं जब भी वीडियो लेके आऊँगा तो हमेशा एक आप लोग बीच में थॉट लेके आऊँगा। क्लियर है? तो चलिए आप लोग बीच में आज क्लास को लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड का किसी भी पेपर का प्रिपरेशन करते हैं, आई थिंक जेएसएससी के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, अपकमिंग झारखंड का उत्पाद सिपाही होगा, झारखंड पुलिस होगा, या फिर झारखंड एसआई होगा, या फिर झारखंड के किसी भी पेपर का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन आप लोग का पेपर में आता है। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर आप लोग देखते हैं तो झारखंड का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जो कि मैं देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान को भी लेके आऊँ। इसके साथ साथ देखिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में पूरे का पूरे जनवरी 2025 का मैं 40 लेके आऊँ, फिर मार्च का भी लेके आऊँ और फरवरी का भी लेके आऊँ, सारे का लेके आऊँ। तो आप लोग हमारे क्लास को देखिए, सारे आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं जो ऑपरेशन करूँगा वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कराता है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आर्टिकल नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल नंबर 14, जो कि फ्रेंड्स समानता का अधिकार से संबंधित होते हैं। समानता के अधिकार से संबंधित होती है और हमारे एक मौलिक अधिकार है, यानी ये हमारे एक फंडामेंटल राइट्स है। हमारे ये विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण को लगाता है। क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर लगाएंगे तो आर्टिकल नंबर 14 को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 14 एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। वही बात करना चाहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार फ्रेंड्स याद रखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऐसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर है? और इसका जो आर्टिकल डिस्कस जो किया फ्रेंड अल्टीमेटली पे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर टोटल 35 के बीच में डिस्कस किया गया। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ और, तो इसमें वैसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिएगा तो राज्य मंत्रिपरिषद की बात करना चाहते हैं तो याद रखिए राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है ना, वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो विधानसभा। क्या करेंगे? विधानसभा करेंगे। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते विधानसभा का था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा विधानसभा सबसे पहले भारतीय संविधान के एक होता है विधानसभा, देखिए एक होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा का जो भारतीय संविधान आर्टिकल जो लिया गया 168 हो गया, वही विधान परिषद की बात करना चाहते हो आर्टिकल 169 होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा विधान परिषद को हम लोग बोलते हैं, देखिए हम लोग लिख देते हैं, तो एक होता है विधान परिषद। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहते हैं विधान परिषद किसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बाईकैमरल, यानी कि इसमें दो सदनीय बोलते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा भारत में कुल 6 ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है। थोड़ा सा इसके लिए कम बात कीजिए आप लोग, यानी कि कम बात करने का अर्थ होता है KUMBAT। आई थिंक देखिए K फॉर कर्नाटक, U फॉर यूपी, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना। यानी भारत के कुल 6 ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद की मान्यता है। क्लियर है? चलिए और बात ही करना चाहते हैं आप लोग का विधानसभा का आर्टिकल में डिस्कस कर दें 168 होता है। क्लियर है? और राज्यपाल, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 से जो है तो आप लोग का राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोला गया। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री का गठन होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं राष्ट्रपति, तो फ्रेंड राष्ट्रपति के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 52 से डिस्कस किया गया। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? यानी कि फिर मूल अधिकार का अर्थ होता है फंडामेंटल राइट्स। तो अल्टीमेटली देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कानून के समक्ष समानता। तो फिर आर्टिकल नंबर 14 आप लोगों को कानून के बीच समानता है, आर्टिकल नंबर 14 हो गया। धर्म की स्वतंत्रता, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे धर्म की स्वतंत्रता जो होता है 25 से लेकर आप लोग 28 के बीच में होता है। भाषण देने की स्वतंत्रता जो होता है आर्टिकल नंबर कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आर्टिकल नंबर अगर आप देखिए ना तो 19 में आप लोग ये जो है भाषण देने की स्वतंत्रता है, वही अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो आर्टिकल नंबर आप लोग को जो फॉरन एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है तो प्रतिबंध है, इसलिए तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल संविधान में कुल फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या था कुल 7 है। कितना था? 7 है। क्लियर है? याद रखिएगा परंतु अभी वर्तमान समय में कुल क्या है? 6 है। याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर 300A में जोड़ दिया गया, यानी 300A में जोड़ दिया गया। क्लियर है? इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? सबसे पहले जानिए कैग क्या है। तो फ्रेंड
कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में जिक्र है। क्लियर है, अर्थात है ये भारत का एक संवैधानिक पदक है। अब इसमें बोला कौन सा ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये लोक लेखा समिति की जांच करता है। क्या करता है, लोक लेखा समिति की जांच करता है। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं लोक लेखा समिति के बारे में, तो फिर लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्लियर है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या होता है कुल 22 होता है, जिसे 2 पार्ट से बांटा गया। सबसे पहले 15 जो आप लोग का होता है वह लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है, वही 7 जो आप लोग का होता है वह राज्यसभा का होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बातें करना चाहते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो फ्रेंड इसका विपक्ष का जो अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल राव है। कौन है ये, केसी वेणुगोपाल राव, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे प्राक्कलन समिति का। तो फ्रेंड्स याद है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होता है, 30 सदस्य जो है वह राज्य लोकसभा से होता है। क्लियर है, और इसका जो अध्यक्ष है वह संजय जायसवाल है। याद रखिए संजय जायसवाल, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, चलिए और कैग का अध्यक्ष कौन है, तो कैग का अध्यक्ष वर्तमान समय कौन है, तो फिर याद रखिएगा इसमें अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है, तो कैग का जो अध्यक्ष है इसके बारे में याद है संजय, देखिए संजय याद कर लीजिएगा, संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे। तो भारतीय क्रांति की जननी जो कहते हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। क्लियर है, इससे पहले मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर अर्थात जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 7 नहीं था बल्कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है, अब बात करना चाहते हैं एनी बेसेंट, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष अगर कौन बनी है, तो एनी बेसेंट। कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। क्लियर है, बात करना चाहते हैं सरोजिनी नायडू का, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी। ये भी याद रखिए कौन सा अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक लिखा गया वह C.R. दास के द्वारा, यानी C.R. दास के द्वारा लिखा गया, C.R. दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए वही बात करना चाहते हैं, इसमें कुछ वैसा तो नहीं है। देखिए भारत का निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, यहाँ पे देखिए नहीं निकलती है के बारे में बोला। तो अल्टीमेटली फिर देखते हैं गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम। तो अल्टीमेटली अगर ऑप्शन की अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती बल्कि ये पूर्वी घाट से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अब भारत की सबसे दक्षिण यानी कि भारत के दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को, जिसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, की रहेगा तो कावेरी को कहते हैं। क्लियर है, चलिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। वंदे मातरम जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी को नमन करना। तो वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाई गई थी, तो इसके लिए याद रखें 12वां अधिवेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखें कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। अब क्वेश्चन आते हैं कब गाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिए 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसमें जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह थे, इस चीज़ को भी याद रखिए, रहमतुल्लाह सयानी थे। देखिए मैं लिख देता हूँ, रहमतुल्लाह सयानी थे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और ही कॉल करवाना चाहता हूँ, रहमतुल्लाह सयानी जो था ना, वह कांग्रेस के दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। क्लियर, अब पहला मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए निम्नलिखित देशों की राजधानी का सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग को विकल्प के अकॉर्डिंग देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 का देखिए, तो 9th में लिख रहा आप लोग का कौन सा सही नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा। तो देखिए नहीं के बारे में बोल रहा ना, तो देखते हैं इसका राइट आंसर आगे। वैसे सबसे पहले देखिए नहीं है, तो देख उरुग्वे, तो उरुग्वे का मोंटेवीडियो नहीं होता है, गलत हो गया। बुरुंडी का भी बुजुम्बुरा नहीं होता है। ग्रीनलैंड का उलान बटार, यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है,
तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले यार इसमें देखिए अगर आप लोग कौन सा नहीं है, देखिए आप लोग का उरुग्वे का भी सही है, ये भी सही, लेकिन ग्रीनलैंड का जो राजधानी होता है वह नूर होता है, क्या होता है, नूक होता है। तो ये आप लोग का गलत हो गया, इसका नूक होता है। और कोलंबिया की राजधानी तो आप लोग पढ़े होंगे बोगोटा होता है, क्या होता है, बोगोटा होता है। तो आप लोग का तीसरा चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्या लिख रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है वो आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए यानी चीन सीमा पर चलाया था, चीन सीमा पर चलाया जा रहा। चलिए क्वेश्चन आता है कि चीन की सीमा से टच करने वाले भारत का राज्य कौन कौन सा है। तो एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, गर्ल्स का मैं नाम बताता हूँ जो शायद आप लोग याद कर लिया, तो याद कर लिए सालू, याद कर लिए सालू, सालू से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए SHALU, देखिए S फॉर हो गया सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, L फॉर हो गया लद्दाख, U फॉर उत्तराखंड। ये पांचों स्टेट जो होते हैं या फिर जो UTR है सारे चीन के सीमा को स्पर्श करता है। अब भारत और चीन के बीच एक रेखा उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींची गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो किया गया था वह भंडारी समिति के आधार पर किया था, भंडारी समिति। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और इसका जो स्थापना किया था वह 1975 में किया था, 1975 में किया गया था। क्लियर है। चलिए भारत की मुद्रास्फीति के मापन का आधार क्या है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में मुद्रास्फीति के मापन का जो आधार होता है वह थोक मूल्य सूचकांक होता है, थोक मूल्य सूचकांक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली कौन सी घटी है। देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं गांधी इरविन समझौता। अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर है। वही पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर यानी 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर है। वही बात करें तो भगत सिंह को फांसी, तो ये आप लोग को हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। वही बात करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन जो हुआ था वह 1931 में हुआ था, लेकिन अगर डेट की बात करना चाहते हैं तो ये हुआ था 26 से लेकर 29 मार्च 1931 में हुआ था। मान लीजिए 26 मार्च को लेते हैं, तो 26 मार्च 1931 के बीच में ले लेके लिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो देखिए सारे आप लोग को 1931 का में नहीं आ रहा, लेकिन बोला कि घटनाओं को सही क्रम में करें। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर देखिए डेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 5 तारीख आता तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखें तो भगत सिंह की फांसी हो गई, यानी कि सी को लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, सी को लेंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले कौन सी घटी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5-3-31 है, तो इसके अकॉर्डिंग 13 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तो यही कीजिएगा ना, यानी गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, गांधी इरविन समझौता। क्लियर है। मैं डिस्कस भी कर दिया था कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और भगत सिंह की फांसी कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था शायद बाल गंगाधर तिलक ने किया था, नहीं बाल गंगाधर तिलक नहीं किया था, कोई फेमस व्यक्ति थे। तो 1931 में यहाँ पे आप लोगों का पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भी किया था। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को करवाया गया था 26 से लेकर 29 मार्च 1931 के बीच में करवाया था। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जो जारी किया गया था वह हिंद यूनान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए और शुद्ध सोने के सिक्का कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। चलिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए दिल्ली सल्तनत के इक्ता प्रणाली, तो इक्ता प्रणाली जो शुरुआत किया गया था वह याद रखिए इल्तुतमिश, क्या किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा तुर्क चेहलगामी की भी स्थापना किया था तथा शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किया गया था। क्लियर है। इस सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने कार्यकर्ता थे, देखिए इसके लिए आप लोग याद रखें, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो देखिए याद रखें, गुलाब खिले तो सांस लो, इस टाइप से आप लोग याद करें, गुलाब खिले तो सांस लो। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ टोटल डायनेस्टी। पहला हुआ था गुलाम वंश, तो यानी पहला था गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश थे। उसके बाद चले थे आप लोगों को खिलजी वंश, फिर चले थे तुगलक वंश, फिर सैयद वंश चले थे और लोधी वंश, जो कि सबसे लंबा अगर टेन्यूर देखा है तो टोटल तुगलक वंश चले थे, लगभग 94 वर्ष चले थे। क्लियर है। और सबसे कम जो टेन्यूर था आप लोगों का खिलजी वंश थे, जो कि 1290 से 1320 के बीच में चला था। आई थिंक ये केवल 30 वर्ष चले थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन
अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फोकस कीजिएगा, तो आप लोग का लिख रहा है अंग्रेजी साहित्य में, क्लियर है। तो अंग्रेजी साहित्य में सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह 2018 में मिला था, 2018 में मिला था, क्लियर है। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे किससे मिला था, तो काफ़ी फेमस नाम था ये, तो अमिताभ घोष को, याद रखिए अमिताभ घोष को सबसे पहली बार 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था शंकर ग्रुप को मिला था, आई थिंक 1965 में मिला था, क्लियर है। कुछ बातें करना चाहते हैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2024 में अवार्ड किया गया था, यह विनोद कुमार शुक्ला को मिला, याद रखिए विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। ये भी क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी के पेपर में आ सकता है। तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला किस चीज़ के लिए, तो हिंदी भाषा में, और ये कहाँ के रहने वाले, तो केवल याद रखिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले, क्लियर है। चलिए इससे पहले आप लोग को मैं रिकॉल करवाना चलिए हटाइए, देखिए निम्नलिखित में देश एवं मुद्रा का असत्य मिलान करना है। तो देश एवं मुद्रा का, तो देखते हैं कौन सा। सबसे पहले बेल्जियम, तो अल्टीमेटली फिर बेल्जियम एक यूरोपीय कंट्री है, तो उसका जो मुद्रा होता है यूरो होता है, क्या होता है, यूरो। तो पहला ही आप लोग का गलत हो गया। इजिप्ट का पॉन्ड बिल्कुल सही है, मकाओ का पटाखा ठीक है, सेल्सियस का रुपया सही है। चलिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए सबसे पहले मत्स्य क्रांति, मत्स्य पालन, देखिए मत्स्य पालन का जो संबंध होता है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो मत्स्य पालन, देखिए मछली रहती है जल की, मछली जल की रानी है, और जल को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। तो यहाँ पे जल नीला होता है ना, तो मत्स्य पालन का हो गया, नीली क्रांति से हो गया, क्लियर है। दूध, तो दूध जो होता है वो श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति का समय दूध उत्पादन से हो गया, क्लियर है। खाद्य उत्पादन का आप लोग हमेशा पता हरित क्रांति हो गया, और उर्वरक का क्या करेंगे, भूरी क्रांति से। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही मैच करें, यानी 1 3 2 4, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं हरित क्रांति, तो फ्रेंड भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहता है तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहता है, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। वही श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था महालनोबिस ने किया था, महालनोबिस ने किया था, क्लियर है। अब नहीं ये गलत हो जाएगा, सॉरी। राष्ट्रीय आय का आकलन, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन की बात करना चाह रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन जो किया था 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो 1868 में किया गया था, क्लियर है, याद रखिएगा। और इसी समय उन्होंने अपनी जो किताब जो छाड़ा था 1892 में, उसमें लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। इसी में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? इसका 20 रुपये बताया था। यानी कि फ्रेंड पहली बार प्रति व्यक्ति आय बताया गया था, पॉवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था, जो कि 20 रुपये बताया गया था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब लाया गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार, देखिए सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो लाया गया था, जिसे बोलते हैं एलपीजी। सबसे पहले एलपीजी का फुल फॉर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस समय वित्त मंत्री थे, क्लियर है। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा थे। तो उनके शासनकाल में 1991 में लाया गया था, 1991 में लाया गया था। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। तो फिर भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार नीति को प्रारंभ किया था। इस नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति देने में मदद मिला था, क्लियर। इसको लाने वाला कौन था? तो अल्टीमेटली याद रखिएगा वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौत हो चुका, ये हुआ था 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद है पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव था। पीवी नरसिम्हा राव का हाल ही में यानी कि 2024 में इन्हें पद्म यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी समय उन्होंने यह कंसेप्ट दिया था कि स्वराज हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, क्लियर, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और बातें करना चाहते हैं 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिए इसका भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो अंबिका चरम मजूमदार होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अंबिका चरम
अंबिका चरण मजूमदार है, ये आप लोग याद रखे होंगे, अंबिका चरण मजूमदार हो गया, क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स इस समय याद रखिएगा ना, इसी समय तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, क्लियर है, जिसे लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं बनारस अधिवेशन, तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले किया था, क्लियर है। बात करना चाहते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी किया था, क्लियर है। सूरत अधिवेशन को किया था रास बिहारी घोष किया था, याद रखें घोष किया था, बहुत सारे बोस कर दे, लेकिन घोष किया था, क्लियर है। और मैं एक अभी कंफ्यूज कर गया था 1931 का, तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो पत्रिका अपलोड किया गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, क्या था, इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। चलिए, और हरिजन क्या था, हरिजन भी जो छापा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, आई थिंक डेट नहीं बता सकता हूँ कब आया था, क्लियर है। नौ जागरण भी महात्मा गांधी का, माई एक्सपीरियंस विद टूथ भी किसका, महात्मा गांधी का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड यहाँ सबसे पहले 23 की बात करना चाहते हैं ना, तो जॉर्जी, देखिए ऑप्शन नंबर को जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, जॉर्जी गोस्पोटिनिनो को मिला था, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं करेंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तो यानी कि 2024 का जो मिला था, 2024 का याद कर लिया, जेनी अस्टेनबर्ग को, देखिए ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, आई थिंक इसको याद किए होंगे, तो जेनी, देखिए जेनी अस्पेनबर्ग को याद कर लीजिए, क्लियर है। इसे 2024 में मिला था और ये जर्मनी के रहने वाला है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बस क्वेश्चन हो चुका है, देखिए आप लोगों को मैं बता दिया जीके जीएस। लैक, तो देखिए लैक का अर्थ होता है कमी नहीं होता है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ LEC का फुल फॉर्म होता है, देखिए लैंड एक्चुअल कंट्रोल होता है, LEC का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंड एक्चुअल कंट्रोल होता है 24 का, क्लियर है। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा, यानी कि ये जो रेखा जो ना भारत और चीन के बीच में एक प्रकार का प्रभावी सीमा है, जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है, क्लियर है। और याद रखिए भारत और चीन के मध्य कुल जो दूरी होती है, यानी भारत और चीन के बीच जो मध्य दूरी है ना, वह टोटल है, याद रखें 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर लंबी है, क्लियर है। जो कि आप लोगों को मैं बता दिया था, इसके ट्रिक याद रखें, किस किस को टच करता है, एक चीज़ याद कर लें, सालू को याद कर लिए, एक मेरा स्टूडेंट है उसका नाम सालू है, तो सालू से आप लोग याद कर लिए। देखिए S4 किसका याद करिए, सिक्किम याद कर सकते हैं, वही बात करना चाहते हैं। H4 क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। A4 क्या याद करिएगा, तो A4 अरुणाचल प्रदेश याद कर लीजिए। L4 क्या मैं बताया था, लद्दाख याद कर लीजिए। और U4 उत्तराखंड, ये सारे आप लोग याद कर लीजिए, चीन के सीमा को स्पर्श करते कितना था, 3488 किलोमीटर। देखिए मैं सारे का सारे क्वेश्चन को रिकॉल करवा दे रहा हूँ, क्लियर है। चलिए, अगर क्वेश्चन आता है भूटान की सीमा किसको किसको टच करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक याद कर लिए, साब, क्या याद कर लिए, साब। अब देखिए S4 आप लोग हो गया सिक्किम हो गया, A4 क्या हो गया, तो A4 अरुणाचल प्रदेश, A4 असम और B4 बंगाल हो गया, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं श्रीलंका का वैसा कुछ नहीं, तमिलनाडु होता है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो लिखा गया है वह NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया, NR नारायण मूर्ति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जुड़ा होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा होता है, और इस पुरस्कार का शुरुआत जो होता है 1969 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। तो सिनेमा के क्षेत्रों में तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं करंट अफेयर में, तो फ्रेंड्स याद रखिए लेटेस्ट आप लोग को 8 अक्टूबर, देखिए 8 अक्टूबर 2024 को, 8 अक्टूबर 2024 को जो मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिला था वह मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, इस चीज़ को भी आप लोग याद रख कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, इसको आप लोग को मैच करना है। देखिए विश्व पर्यटन दिवस, तो अल्टीमेटली याद रखें विश्व पर्यटन दिवस जो मनाते हैं 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करना चाहते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ये सारे सही हैं। आई थिंक ABCD होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता पहला आधिकारिक जो क्रिकेट मैच जो खेला था वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम ने खेला था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम ने। तो ऑप्शन है, ऑप्शन तो शायद नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो हाँ ऑप्शन तो एक, ऑप्शन नंबर ए को कीजिए। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक तौर पे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, जो कि 1877 में खेला था, क्लियर। और इसमें जीता कौन था, तो वही ऑस्ट्रेलिया जीता था, क्लियर है। चलिए,
गरीबों की कथाकली किस नीति को कहा जाता है? तो देखिए गरीबों की कथाकली सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए, गरीबों की कथाकली जो होता है वह अटूट तुल्य को बोलता है, अटूट तुल्य को। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, अटूट तुल्य को बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करें जैसे कथाकली, तो फ्रेंड्स याद रखिए कथाकली कहाँ पे होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे होता है? केरल में होता है। क्लियर है। वही मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? तो ये भी केरल में होता है। चलिए, निम्नलिखित युगों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए सम्मिलित के बारे में बोला नहीं है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला एपीक्यू आंदोलन, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे एपीक्यू आंदोलन का संबंध पीबी हेगड़े से, बिल्कुल सही आप लोग का। चिपको आंदोलन से तो आप लोग जानते हैं बहुगुणा का, यानी श्याम सुंदर बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटिकल से है। वही शांति घाटी आंदोलन का जो संबंध है, शांति घाटी आंदोलन का जो संबंध होता है ना, वह सुगाथा कुमारी के द्वारा। किसका है? सुगाथा कुमारी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का गलत है। याद रखिए सुगाथा कुमारी हो गया। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देंगे, जो कि गलत दिया हुआ। क्लियर है। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमारा करंट अफेयर बताइएगा, यानी कि पूरे का पूरे मैं निचोड़ दिया था। ठीक है। चलिए, अब आते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो चलिए झारखंड का अगर आप लोग प्रिपरेशन करें तो झारखंड भी पढ़ना मोस्टली इंपॉर्टेंस होता है। तो देखते हैं क्या लिख रहा। झारखंड का कौन सा पक्षी बिहार, साइबेरिया सहित विश्व की विभिन्न पक्षी को आने के लिए जाना जाता है? आने के लिए जाना जाता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। झारखंड राज्य का देखिए उधवा पक्षी, देखिए उधवा पक्षी बिहार, याद रखिएगा झारखंड राज्य का उधवा पक्षी बिहार साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के लिए आने के लिए जाना जाता है। क्लियर है। और झारखंड का सबसे छोटा अगर पक्षी बिहार की बात करना चाहते हैं राष्ट्रीय उद्यान के ना, तो उधवा पक्षी बिहार है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये कहाँ पे? आप लोग साहिबगंज में होता है। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसे जो है ना, इसे जो शामिल जो किया गया है, इसे रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया। यानी कि क्वेश्चन आता है ना, झारखंड के एक रामसर साइट्स का नाम बताइए, तो उधवा पक्षी अभयारण्य। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। ये करंट अफेयर भी आप लोग का। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? सबसे पहले याद रखिए बेतला। तो फिर अगर बेतला का फुल फॉर्म जानते हैं तो अगर आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, BETLA। तो इसका अर्थ होता है B4 क्या होता है? तो B4 क्या होता है फ्रेंड्स? मैं खुद कंफ्यूज कर गया। तो B4 तो ईजी था। तो B से क्या होता है? B4 होता है, B4 क्या होता है? अगर कमेंट बॉक्स में आता है तो लिखिएगा। B4 मैं कंफ्यूज कर गया। B4 क्या होता है? बी या नहीं, बाइसन। हाँ, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस होता है। यानी B4 होता है बाइसन। देखिए माइंड में आ गया। तो B4 होता है बाइसन। देखिए बाइसन, E फॉर एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस होता है। क्लियर है। और इसका जो स्थापना किया था याद रखिए 10 सितंबर 1932 को किया था। कहाँ पे किया था? तो पलामू प्रमंडल में किया गया था। जिसका क्षेत्रफल की बात करना चाहते हैं तो याद रखिए 226.33 वर्ग किलोमीटर। तो 226.33 किलोमीटर में, और ये कहाँ पे? परमाणु प्रमंडल में। क्लियर है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 10 सितंबर 1986 को किया था। 10 सितंबर 1986 को किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विथ एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। ये रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। कहाँ पे चलाया जा रहा? रांची और धनबाद में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो याद रखें जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो ना, वह आप लोग का 2013 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? सबसे पहले करो अमरो। तो करो अमरो तो आप लोग जानते हैं डू एंड डाई महात्मा गांधी का है, लेकिन उसके पहले भी दे दिया गया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ा, उससे पहले भी दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग को जान के हैरान होगा, ये जो दिया गया था ना सिंधु कानू के द्वारा दिया गया था। सिंधु कानू के द्वारा दिया गया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सोच ली क्या फेमस चीज़ था। तो याद रखिए झारखंड के 4 सगे भाई सिंधु कानू चांद भैरव ने अंग्रेजों जमींदारों व साहूकारों के मध्य 1855 में जबकि संथाल विद्रोह हुआ था, तो 1855-56 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें सिद्धू ने आंदोलन स्थल पर भोगनाडीह में नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो यह नारा किसका था? सिद्धू मुर्मू का। कहाँ पे दिया था? तो अल्टीमेटली मैं आप लोग बताते भोगनाडीह में दिया था। कहाँ पे दिया था? भोगनाडीह में दिया था। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा का। तो बिरसा युद्ध जो हुआ था ना, वो 1895 से 1900 के बीच में चला था। तिलका आंदोलन जो चला था 1783 से 1785 के बीच में चला था। क्लियर है। और कोल विद्रोह का संबंध किससे था? बुद्धू भगत से है। चलिए, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजी सेनापति क्वीनलैंड को आंख से तीर मार गिराया था। देखिए क्लीन बोल्ड कर दिया था। क्लीन बोल्ड किसको कर दिया था पता है? ये तिलका मांझी। तो फ्रेंड्स याद रखिए तिलका मांझी। तो तिलका मांझी ने, याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन जो कि 1783 से लेकर जस्ट में रिकॉल करवाया था, 1783 से 1785 में गुरिल्ला युद्ध में निपुण तिलका मांझी, जिसे जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं, 1784 में क्वीनलैंड को तीर से मार गिराया था।
ये याद रखिए, क्लियर है। और इसी वजह से तिलका मांझी को, यानी कि तिलका मांझी को लास्ट में भागलपुर में याद रखिए, भागलपुर में आप लोग देखिएगा तिलका चौक भी है भागलपुर में, क्लियर है। तो भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था, क्लियर है। कब? 1785 में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, झारखंड का वह विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीर गति को प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, इस क्वेश्चन के बारे में जज करना चाहते हैं, तो राइट आंसर होगा बुद्धू भगत। अगेन आई रिपीट, देखिए कोल विद्रोह के अग्रणी नेताओं में बुद्धू भगत का नाम आता है, जिन्होंने अपनी जमीन छीने जाने तथा उत्पीड़न से तंग आकर विद्रोह किया और अपने परिवार सहित अंग्रेजों की विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया। अंततः 1832 को 150 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त कर लिया। कब हुआ था? 1832 को किया था। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब बिरसा मुंडा का मौत कब हुआ था? तो 9 जून 1900 को हुआ था, क्लियर। तिलका मांझी का कब हुआ था? 13 जनवरी 1785 को हुआ था। पोटो सरदार एक विद्रोह हुआ था जो कि लगता है 1831 में हुआ था। चलिए, अबुआ राज एंटेजाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो लिख रहा अबुआ राज एंटेजाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता अबुआ राज, तो इसका जो संबंध था ना वो बिरसा मुंडा आंदोलन से था। किससे था? ये बिरसा मुंडा आंदोलन से था। अगेन आई रिपीट, बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा ने ऐलान किया था अबुआ राज एंटेजाना महारानी राज टुंडू। इसका अर्थ होता अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया, महारानी राज समाप्त हो गया, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंप दिया था? तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखें साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का जो मांग हुआ था वह 1928 में हुआ था, क्लियर है। तो इसके बारे में रिकॉल करना चाहता हूँ। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा बिशप्स बॉय ड्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर साइमन कमीशन की मांग किया गया था। चलिए, बात करना चाहते हैं किसान सभा। तो किसान सभा का गठन हुआ था 1930 में हुआ था, जो कि ठेबले उरांव ने किया था, क्लियर है। आदिवासी महासभा का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब हुआ था। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये लिख रहा, देखिए झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दल को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले 40 का जो राइट आंसर होगा, अगर पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11-13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति अर्थात जेसीसी का गठन किया गया था। तो राइट आंसर करेंगे तो कुल 53 था। क्या था ये? 53 था। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो अगेन आई रिपीट, झारखंड समन्वय समिति का जो गठन हुआ था रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था, क्लियर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 53 थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा के सभा में किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखें, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में वर्ष 1935 में किया गया था, वर्ष 1935 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, वर्ष 1935 में किया गया था, क्लियर है। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए, असत्य कथन को पहचाना, पहला सदाने की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधी से अधिक है, बिल्कुल सही है। सदानों का झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना, बिल्कुल ये सही है। सदानों की भाषा क्या? सादे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय दृष्टि से सदान गैर आर्य, नहीं, ये गलत है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आप डी गलत होगा। याद रखिए, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले आदिवासियों व अंग्रेजों द्वारा दीकू कहा गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है दीकू किसे कहते हैं? तो देखिए, दीकू का सिंपल अर्थ होता है झारखंड में बाहर से आकर जो बसने वाले आदिवासी व अंग्रेज थे, इसे ही हम लोग दीकू कहते हैं, क्लियर है। ये झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी है, लेकिन प्रजातीय दृष्टि से सदान थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन जनजाति 12,000 एवं 13,000 उप विभाग के में विभाजित है? तो अल्टीमेटिव है 12,000 या 13,000। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ चेरो जनजाति। देखिए, चेरो जनजाति जो था ना वह 12,000 और 13,000 के रूप में उपविभाजित किया गया था। याद रखिएगा, चेरो जनजाति 12,000 एवं 13,000 उपविभाग में विभाजित है। कैसे याद कीजिए? देखिए, चेरो यानी लग रहा है 4 है, और देखिए ये 12,000 या 13,000। देखिए ये 4 में, देखिए 4 भी एक संख्या लग रहा है, 12 भी संख्या, 13 भी है, तो चेरो याद कर सकते हैं आप, कभी नहीं आप लोग भूलिएगा। चलिए, भूमिजों को धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता हो भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं लाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाया बोलते हैं। इसको मैच करना आप लोग को। देखिए, सबसे पहले घोटुल, तो घोटुल जनजाति का कौन फीमेल है?
तो देखिए 45 का कीजिएगा ना, देखिए घोटुल जनजाति का जो युवा गुरु, संथाल जनजाति का जो युवा गुरु होता है उससे घोटुल कहते हैं, बिल्कुल सही है। बिरहोर का क्या बोलते हैं, गित्ती उड़ा बोलते हैं। उराव को बोलते हैं घूमकरिया। लेकिन गोंड, तो फ्रेंड्स याद रखिए गोंड, तो गोंड जनजाति का जो युवा गुरु होता है उसे बोलते हैं कोड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड़वा नहीं कहते हैं, कोड़वा। कोड़वा तो सौर्य पहाड़िया का होता है। तो इसमें याद रखें ना, इसमें जो होता है ना घोटुल ही होता है, यानी कि गोंड का भी जो होता है घोटुल होता है। गोंड का क्या होता है, घोटुल होता है। और कोड़वा जो होता है वह सौर्य पहाड़िया का होता है। क्लियर है। चलिए अगेन आई रिपीट, घोटुल किसका होता है, तो दो गो का होता है। सबसे पहले आप लोगों का गोंड का भी होता है और आप लोगों का गोंड का नहीं, सौरिया पहाड़िया का और संथाल का होता है। घीतुड़ा बिरहुर का होता है, घूमकुड़िया तो उराव का होता है। गोंड का क्या होता है, तो गोंड का भी जस्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगेन आई रिपीट, गोंड का क्या होता है फ्रेंड, तो याद रखिए गोंड को हम लोग बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं घोटुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। क्लियर है, तो घोटुल बोलते हैं। और कोड़वा किससे बोलते हैं, तो सौरिया पहाड़िया को बोलते हैं। झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। झारखंड राज्य पंचायती राज 2001 अधिनियम के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षित सीट है। सबसे पहले याद रखिए झारखंड पंचायती राज में अधिनियम कब आया था, 2001 में आया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, तो 50%। क्लियर है, पंचायती राज के लिए केवल। किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, साहित्यकार रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके कहा जाता है। रघुनाथ मुर्मू को क्या बोलते हैं, गुरु गोमके कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके कहते हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, रघुनाथ मुर्मू के नाम से मुरु स्टेशन का नाम चेंज किया गया। क्लियर है। चलिए बस 47 हो चुका, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा जो गाया जाता गीत है उसे बोलते हैं झंझाइन। क्या बोलते हैं, झंझाइन। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर सोहराय जनजाति के बारे में बात करना चाहते हैं तो सोहराय जनजाति में प्रजापति व पशुपति का चित्रण मिलता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, सोहराय चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति व पशुपति का चित्रण करता है। क्लियर है। पशुपति के सांड के पीठ व खड़ा चित्रण किया गया। टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो याद रखिएगा टांगीनाथ जो है ना वो गुमला में, कहाँ पे ये, गुमला में। क्लियर है। चलिए मैं सोच रहा था ना 49 वाला क्वेश्चन में कुछ और ही कॉल करवा देता हूँ। देखिए मेरे माइंड में बहुत सारा इसमें आ गया। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए, देखता हूँ अगर आ जाएगा तो ठीक है, छोड़ देते इसको। ठीक है, नेक्स्ट में करवा देंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा ना, भारत में चित्रकारी के बारे में बात करना चाहते हैं तो याद रखिएगा सोहराय, देखिए सोहराय और कोहबर चित्रकला को 2020 में GI टैग मिला। यानी कि सोहराय चित्रकला को सोहराय और कोहबर चित्रकला को ना यह GI टैग मिला था। कब, 2020 में। याद रखें, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए तो टांगीनाथ कहाँ पे, तो गुमला में है। जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित क्या है, तो राइट आंसर होगा, देखिए बैगा भी होता है, नायके भी होता है, कुड़ुम नायके भी होता है। तो यानी राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए बातें करना चाहते हैं यहाँ पे बैगा का, तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली पढ़े होंगे बैगा जो होता है ना ग्राम देवता का पूजक व पाहन की सहयोगी होता है। वही नायकी की बात करना चाहते हैं, ये ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है। और कुड़ाम नायकी की बात करना चाहते हैं तो ग्राम के बाहर देवी देवता का पूजन करता है। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के जो लेखा है इसका हो गया जगदीश त्रिगुणायत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल योगदान कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो कुल जो भेड़ होता है वह लगभग 20% होता है। कितना होता है, लगभग 20% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेगा। और भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड का जो हिस्सेदारी होता है ओनली फॉर 2.3% होता है, ओनली फॉर 2.3% होता है। क्लियर है। और झारखंड का सबसे बड़ा NH जो होता है NH20 है, NH20, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो झारखंड में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2010 में रांची में किया गया था। रांची में, कहाँ पे है, रांची में है। चलिए JBL लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा JBL लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। क्लियर है। चलिए अल्टीमेटली आप लोगों को पता है जमशेदपुर यानी कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम के सांसद जो है ना विद्युत चरण
विद्युत चरण कुछ करके नाम है, क्लियर है। विद्युत चरण महतो को ना फिर से अगेन टाइम, और एक और था किसी का निशिकांत दुबे, ये दोनों को सांसद रत्न से सम्मानित किया गया, क्लियर है। चलिए, श्री कृष्ण लोक प्रशासक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण जो संस्थान है वो रांची में, मैक्सिमम तो रांची में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसका संबंध हॉकी से है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए दयामणि सोय, तो अल्टीमेटली दयामणि सोय का संबंध किससे है? तो हॉकी से। किससे? ये हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? सबसे फेमस क्वेश्चन झारखंड का, तो याद रखिए शताब्दी स्टेडियम झारखंड में कहाँ पे है? तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा रांची में। कहाँ पे? रांची में ये। चलिए, झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु 20 फरवरी 2019 को, सॉरी 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो 20 फरवरी 2009 को किया था, 20 फरवरी 2009 को किया गया था, क्लियर है। और इसका मुख्यालय रांची है। तो इसका राज्य का जो मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए, ये 59 क्वेश्चन हो गया। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा, वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था ना, वह J.F. हेम्बिल्ड के द्वारा किया गया था, J.F. हेम्बिल्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, J.M. हेम्बिल्ड के द्वारा करेंगे, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन सूची 2022 में झारखंड की जसिंता करकट्टा को शामिल किया गया। जसिंता करकट्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा, जसिंता करकट्टा का संबंधित है वह कवि और लेखिका। क्या ये? कवि और लेखिका है ये। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, औरंगा जलाशय परियोजना जो है ना, वह पलामू जिला में। कहाँ पे? ये पलामू जिला में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ईचा और गजिया बांध किस नदी में बनाई गई है? तो ईचा और गजिया बांध जो है ना, खरकई नदी में बनाई गई है, खरकई। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, खरकई नदी में बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नाम पे फेमस है। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में। कहाँ पे फ्रेंड्स? बोकारो में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। जैप IIT झारखंड एजेंसी टू प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब हुआ था? तो 65 का राइट आंसर करेंगे तो 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए 66 का अगर कीजिएगा ना, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है ना, देखिए सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम सिंहभूम में, उसके बाद लातेहार, अगेन चतरा होता है। तो ऑप्शन ए को ही क्लिक कर दिया। तो पहला होता है पश्चिम सिंहभूम, फिर होता है लातेहार, फिर होता है चतरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? सबसे पहले रबी फसल। तो फिर रबी फसल जो होता है आप लोग का, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चना हो जाए। क्या हो जाएगा? चना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। संख नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो देखिए संख नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुमला। क्या हो गया? गुमला नदी हो गया, क्लियर है। पूर्ण स्थापना और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठक आयोजित होना अनिवार्य होता है? तो 69 का राइट आंसर करेंगे तो कम से कम 2 होना जरूरी होता है। चलिए और फिर 70 क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो याद रखिए झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट जो होता है ना, वह 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में किया गया था, 2015 में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए तो फ्रेंड ये कैसा लगा आप लोगों को झारखंड का क्वेश्चन। आते हैं साइंस का क्वेश्चन। पानी का स्थायी कठोरता इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? सबसे पहले याद रखिएगा, पानी का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। लेकिन आई रिपीट Na2CO3 10H2O याद कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पानी का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र। तो याद रखिए KMnO4 होता है। क्या होता है? पोटेशियम KMnO4 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर करेंगे सिल्वर यानी चांदी। सबसे जो अच्छा होता है वह चांदी होता है। उसके बाद देखा है ना तो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। उसके बाद ही अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं सोना को ले सकते हैं, क्लियर, सोना को ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कॉपर होता है, सॉरी चांदी होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47। ये भी आप लोग को याद रखना सकते हैं, क्लियर है। चलिए पित्तल हवा में इसमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर दिया, अब गलत बता दिया। देखिए सबसे ज़्यादा तो चांदी होता है, उसके बाद जो होता है ना वह कॉपर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक होता है, एल्यूमिनियम होता है, क्लियर है। अब विद्युत कैसे होता है? क्या होता है? एम्पियर होता है।
तो पित्तल हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, जिसका सामान्य सूत्र होता है H2S होता है। क्या होता है? H2S होता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो याद रखें फ्रेंड्स, अगर कोई ठोस वस्तु, मान लीजिए कोई ठोस वस्तु, क्लियर है, अगर ये डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, ठीक, वाष्प में बदल जाता है ना, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 74 का राइट आंसर हो ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। इससे इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। आई थिंक आप लोग देखे होंगे, अगर कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्टली ठोस से डायरेक्टली गैस बन जाता है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का जो विवेचन होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं ना, तो सिंपल वे में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ग्लूकोज की यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को यानी C6 होता है, यहाँ पे H12 होता है, O6 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को उपस्थिति दीजिएगा ना, तो आप लोगों का सबसे पहले बन जाएगा CO2। क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? H2O बनेगा। फिर आप लोग के सामने ये ना 38 ATP एनर्जी को प्रोवाइड्स करता है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, टीवी यानी टीवी कंट्रोल यूनिट हम लोग सूक्ष्म तरंगों की सहायता से करते हैं। तो सूक्ष्म तरंग, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए, वैसे इंफ्रारेड यहाँ पे कुछ होता है इंफ्रारेड का, यहाँ कन्फ्यूज मैं कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? यानी लिक्विड LPG गैस में कौन सी गैस होती है? तो अल्टीमेटली में आप लोगों को पता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगेन रिपीट, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है, और प्रोपेन का C3H8 होता है। ये दोनों होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें याद रखिएगा, हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन ही होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, अगर पटाखा फोड़ते हैं अगर लाल रंग होता है ना, तो अस्ट्रोनशियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अस्ट्रोनशियम की वजह से होता है। वही हरा रंग की बात करना चाहते हैं ना, तो बेरिलियम की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए, हरा रंग बेरियम की वजह से होता है और लाल रंग किसके होता है? अस्ट्रोनशियम की वजह से होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? सबसे पहले घनत्व, तो डेंसिटी बोलते हैं। तो देखिए आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं ना, तो 0 लिखिएगा, यहाँ पे 4 लिखिएगा, मान लें यहाँ पे 10, तो मैक्सिमम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। याद रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्लियर है? और वही 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन अधिकतम होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का रूप में जलने लगता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को याद रखें, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। क्लियर है? और वही जल का आयतन बोलते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखते हैं। तो ये रहा, धातु निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो याद रखिए, धातु को अगर आप लोग देखते हो ना, तो एक वस्तु अगर मान लीजिए कहीं पे आप लोग उसको गर्म करते हैं ना, तो उसमें होता है चालन विधि। क्या होता है? चालन विधि। तो चालन विधि के द्वारा वो क्या होती है? गर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और चालन की प्रक्रिया बिना अणुओं की गति के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने के कारण क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने के कारण होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो याद रखिए, बायोगैस में सबसे पहले याद रखिए, बायोगैस में जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4। तो याद रखिएगा, बायोगैस में क्या होता है? CO2 और मीथेन होता है। इसे मैच करना आप लोग देखिए, रतौंधी, तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, अस्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। चलिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो फ्रेंड याद रखिए, प्रकाश का जो रंग निर्धारित जो होता है वह उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य, यानी कि राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछा था। मेरा खुद एनटीपीसी यानी कि मैं 20 जून को दे के आ रहा हूँ, मेरा पेपर में पूछा, मैं गलती से गलत करके ल्यूवेनहॉक में क्लिक कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था पेनिसिलिन जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, लिखा हुआ था ना पेनिसिलिन बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो मुझे पेनिसिलिन का याद था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, लेकिन वहाँ पे जो बैक्टीरिया लिख दिया था ना, वहाँ मैं कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मैं ल्यूवेनहॉक को मार दिया, जो कि 1 नंबर बहुत ही बड़ा मैं मिस्टेक कर दी अपने लाइफ के लिए। तो चलिए कोई नहीं, देखिए क्या होता रिजल्ट होगा तो मैं बताऊँगा। तो याद रखें पेनिसिलिन की जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो कि 1929 में किया था। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसे 4 दिन पहले ही मैं पढ़ाता हूँ टीचर स्कूल में, तो मैं खुद पढ़ाया था, लेकिन एग्जाम में मैं गलत कर दिया था, क्या बोलूँ। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए कोई नहीं, तो एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब फ्लेमिंग ने इस औषधि का निर्माण पेनिसिलियम नोटेनम नामक कवक से किया था। ठीक है, चलिए और बात करें तो एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीटे की खोज की थी। क्लियर है। लुई पास्चर ने किसका खोज किया था, तो शायद पाश्चुरीकरण का खोज किया था। ठीक है, चलिए जयमंडल, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। जयमंडल में रासायनिक पोषणों का चक्रण होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा जयमंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है वह आप लोगों का जयमंडल, यानी कि जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, भूमि द्वारा भी होता है, यानी इन सभी के द्वारा। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश और ऊर्जा को बदलते हैं, तो याद रखें खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये 88 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी साइंस का क्या नहीं। अब आ चुके झारखंड का करंट अफेयर। तो फ्रेंड झारखंड का जो करंट अफेयर लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच में, ये पूरे का पूरे जनवरी का होगा। क्लियर है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे मैं दिसंबर का पूरे मैं अपलोड कर दिया था, तो आप लोग पिछले वीडियो अगर देखना है ना तो उसमें सेम इसी टाइप में मैं बताया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए झारखंड का जनवरी का मैं लेके आता हूँ, और साथ एक क्वेश्चन से मैं पूरे का पूरे डिस्कस करने का पूरे मेरा प्रयास रहेगा। क्लियर है। तो देखता हूँ, हाँ जनवरी का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर भी साथ में रखना पड़ेगा ना, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स पहला अगर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, तो क्या लिखा झारखंड के सरकारी, देखिए थोड़ा सा मैं ये खुद कहीं से फोटो खींचाऊँ, क्लियर, इसलिए कहीं कन्फ्यूजन होगा तो सॉरी। फिर भी मैं आप लोग को पढ़ दूंगा, बढ़िया से समझा दूंगा पूरे अच्छे से, और डिस्कशन भी पूरे कर दूंगा। तो देखिए जनवरी का है, लगभग 40 क्वेश्चन है। और अगर आप लोग SBI, जो कि फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं विशाल सर का एक चैनल है, अगर उनसे अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोग 100 रुपये का जो बुक लॉन्च हो रहा है आप लोग खरीद लीजिए, बहुत ही बढ़िया डाला गया, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ उसका जो डिस्कशन जो किया ना काफ़ी बढ़िया है, प्लेटफॉर्म बुक जैसा किया है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ 100 रुपये लगा के ले लीजिए अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो। क्वेश्चन, झारखंड के सरकारी स्कूल शिक्षकों को किस अधिनियम के तहत टैब दिए जाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन लिख रहा, देखिए ऑप्शन लिख रहा पौड़ शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, CM शिक्षा प्रोत्साहन अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। अगेन आई रिपीट, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगेन आई रिपीट, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा झारखंड के 29,000, याद रखिएगा 29,000 सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत टैब दिया जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए और भी इसमें कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को UGC की मान्यता सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को UGC की मान्यता सूची से हटा दिया गया। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग C को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्लियर है। और झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित इस विद्यालय को UGC ने 3 अगस्त 2016 को इस पेज में शामिल किया था। अब फाइनली दबे इसे समाप्त कर दिया था 20 मार्च 2024 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी ओकांकागुआ पर भारत का तिरंगा फहराया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, शशि शेखर, सबसे पहले नाम याद रखिएगा। शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी ओकांकागुआ पर भारत का तिरंगा फहराया था? तो इसके लिए राइट आंसर कीजिए तो अर्जेंटीना। क्या होगा फ्रेंड? अर्जेंटीना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। तो याद रखिएगा, पर्वतरोही शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ओकांकागुआ पर 13 जनवरी, इस चीज़ को याद रखिएगा, 13 जनवरी 2025 को भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और अर्जेंटीना में स्थित ओकांकागुआ दक्षिण गोलार्ध व एशिया महादेश के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें करना चाहते हैं ये कौन है? तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं शशि शेखर कौन है ना, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, झारखंड के गोमिया के पूर्व आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पुत्र हैं। चलिए, हॉकी इंडिया लीग में झारखंड के कुल कितने हॉकी खिलाड़ी ने हिस्सा ले रहे हैं? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो हॉकी इंडिया लीग में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? तो आप लोग को जानकर अनजान होगा, यानी कि कुल 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुल कितना ले रहे हैं? 7 खिलाड़ी ले रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर आप लोग तोड़ते हैं ना तो 6 वुमेंस ले रहे हैं और 1 मेन्स ले रहे हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो 6 वुमेंस और 1 मेल ले रहे हैं। तो 6 वुमेंस के बारे में कल आप लोग को डिस्कस किया था। पहला आप लोग को लिख रहा संगीता कुमारी, सेकेंड लिख रहा सलीमा टेटे, अगला लिखा था ब्यूटी डुंगडुंग लिख रहा था, फिर निक्की प्रधान लिख रहा था, फिर उसका दीपिका सोरेंग, फिर लास्ट में विनीता थान। मैं आप लोगों को बताया था, देखिए बीबी यानी विनीता थान और ब्यूटी डुंगडुंग ये दोनों बीच से बंगाल में खेला था। फिर देखिए सलीमा टेटे और निक्की ये दोनों जो थे ना आप लोग का दिल्ली से खेल रहे थे। मैं पढ़ा दिल्ली से नहीं बल्कि ये किससे थे? सुरमा से हो गए थे। फिर अगर आप लोग दीपिका को याद करना चाहते हैं और संगीता कुमारी, ये दोनों आप लोग का डी से दीपिका, और दीपिका जो ना डी से दिल्ली, और संगीता भी क्या दिल्ली से खेल रहे थे। इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब मेल की बात करना चाहते हैं तो केवल एक पुरुष खिलाड़ी है, तो याद रखिए पंकज रजक थे। ये भी आ सकता है पेपर में, क्लियर है? तो पंकज रजक जो कि यूपी रुद्राज से खेल रहे थे, क्लियर है? और इसका आयोजन जो किया जाता है HIL 2024 का ना, वो 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है, क्लियर है? और 2 स्थान पे, एक होता है बिरसा मुंडा हवाई स्टेडियम जो कि आप लोग रावल किला में, यानी ये पुरुष के लिए था। महिला लोग के लिए मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम जो कि रांची में था, महिलाओं लोग के लिए था। वरुण किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इससे आप लोग पढ़े होंगे तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है ये। जगन्नाथपुर प्रखंड के रामतीर्थ मैदान के मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें 1 वर्ष के लिए नीलाम किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा छठा का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सैराथ मकर मेला। क्या होगा? सैराथ मकर मेला। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो याद रखिए रामतीर्थ मठ मैदान नीलामी जगन्नाथपुर प्रखंड में होता है, ठीक है? इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? तो अगर इसका राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर वैसे डी लिख रहा। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो डी नंबर क्या लिख रहा है ये? तो उपरोक्त सभी आई थिंक देखिए देवघर में नए एम्स के लिए MOU 24 फरवरी से 27 मार्च के बजट सेशन, यानी 24 से लेकर 24 फरवरी से लेकर 27 मार्च में बजट सेशन था। और पहला अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें लिखा DGP चयन हेतु नियुक्ति नियमावली। तो ये सारे का मान्यता मिला था, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा 18 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 18 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका नाम होगा आनंदिता किशोर होगा। क्या होगा? आनंदिता किशोर होगा, आनंदिता किशोर। अगेन आई रिपीट, अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 में धन्यवाद की आनंदिता किशोर को भारतीय टीम में चयन किया गया, क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा पंचायत से संसद कार्यक्रम में झारखंड के 24 सदस्यीय टीम किसके नेतृत्व में शामिल हुई थी? तो इसके लिए अगर रिकॉल करना पड़ेगा तो आरती कुजूर होगा। क्या होगा? आरती कुजूर। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो आरती कुजूर इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट झारखंड में पंचायत से संसद कार्यक्रम संसद में सेंट्रल हॉल हुआ था जो कि झारखंड के 24 सदस्य टीम शामिल था जिसमें नेतृत्व करती थी आरती कुजूर कर रही थी, क्लियर है? और कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किस पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से 10 जनवरी 2025 को बीजेपी ज्वाइन कर लिया था? तो अल्टीमेटली देखिए तो रघुवर दास। तो इससे पहले रघुवर दास कहाँ चले गए थे? आप लोग पता होगा उड़ीसा चले गए थे, यानी उड़ीसा के राज्यपाल बन गए थे। फाइनली तभी ये 10 जनवरी को बीजेपी को अगेन टाइम से ये ने ज्वाइन कर लिए, क्लियर है? चलिए प्रयागराज महाकुंभ मेला का संचालन के लिए स्टील की आपूर्ति किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। तो प्रयागराज महाकुंभ मेले के संचालन के लिए स्टील की आपूर्ति जो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सेल के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है? तो सेल के द्वारा किया गया था, क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ।
झारखंड में HIL का उद्घाटन रांची के किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन फेमस है। तो याद रखिए, झारखंड में HIL यानी कि हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन जो किया था ना, रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में किया था। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिए, कब किया गया था? तो यूथ डे के दिन, यानी कि 12 जनवरी 2024 को, 125 था ना, तो 12 जनवरी 2025 को किया था। इसका जो मुख्य अतिथि थे कल्पना मुर्मू सोरेन थे। कल्पना मुर्मू सोरेन थे, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और आयोजन जो किया गया था मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में किया था, जो कि 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में किया गया था। क्लियर है? और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुल जो टीम थी, कुल 4 टीम थे, ये भी आप लोग याद रखें। कुल 4 टीम थी। चारों टीम के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। पहला था दिल्ली SG था। क्लियर है? सेकंड जो टीम था आप लोग का उड़ीसा वॉरियर्स था। थर्ड था बंगाल टाइगर्स था। और लास्ट था आप लोग का सुरमा हॉकी क्लब, जिसमें विजेता बना था उड़ीसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर किस दुग्ध उत्पादन ब्रांड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो 13वां का अगर राइट आंसर करेंगे तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मेधा होगा। ठीक है, चलिए। झारखंड में स्वीटी कुमारी को पुस्तक संरक्षण डिवाइस के लिए किस देश का क्या लिख रहा है, पेटेंट हासिल हुआ था? तो 14 के लिए अगर राइट आंसर करते तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए, यूके के लिए। किसके लिए किया था? यूके के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। झारखंड कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी की निलंबन वापसी के लिए झारखंड में फिर से पोस्टिंग दी गई है? तो 15वां के लिए राइट आंसर कीजिएगा ना, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे से पता होगा आप लोग का। पूजा सिंघल होगा। क्या होगा? पूजा सिंघल। तो 15वां का राइट आंसर करेंगे तो पूजा सिंघल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड CM हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितनी बार 1000 प्रति माह देने के बाद 2500 प्रति माह लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करना शुरू कर दिया? तो इसके लिए अगर आप लोगों को पता होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 4 महीना के बाद इन्होंने 1000 के यहाँ पे कितना कर दिया? 2500 राशि कर दिया था। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। और फ्रेंड्स याद रखिए, मैया सम्मान योजना, तो जिसे बोलते हैं झारखंड, देखिए झारखंड मैया सम्मान योजना, तो ये जो स्टार्ट हुआ था अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा, ये 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को पेपर में आ सकता है। तो 18 अगस्त 2023 से या स्कीम को 24 से था ना, ये 18 अगस्त 2024 से स्कीम को प्रारंभ किया था, जिसके लाभार्थी जो होता है वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक होते हैं। क्लियर है? चलिए, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम 2025 का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम 2025 का जो उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, यानी कि उपरोक्त सभी। पहला हो गया एसटी महिला प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देना था, जन प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना था, एसटी महिला प्रतिनिधित्व का देख लिए सारे हो गया। चलिए, रांची में श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले याद रखिएगा, रांची में श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। क्लियर है? तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा संस्थान के द्वारा, यानी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा संस्थान के द्वारा। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे बड़ा भव्य राधा कृष्ण मंदिर यहीं पर बन गया। ठीक है, चलिए। झारखंड का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप किस जिले में महागमा प्रखंड में निर्माण किया जाएगा? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता हो गोड्डा में होगा। कहाँ होगा? गोड्डा में होगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा है, झारखंड में पहली बार किन्नरों का महाधिवेशन किस जिले में आयोजित किया गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता, झारखंड में जो पहले हुआ था वो कोयलांच, ये बीसवा, तो बीसवा का राइट आंसर होगा धनबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धनबाद में हुआ था। पूर्व PM मनमोहन सिंह के सम्मान में कितने दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा झारखंड सरकार ने किया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के 7 दिन। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा, मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिन तक राजकीय शोक मनाया गया था। क्लियर है? और मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक भी कहते हैं, जिसका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। इससे पहले वह RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका हस्ताक्षर भारत के नोटों में है। क्लियर है? तो इनका जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में 2025 के झांकी झारखंड के निम्नलिखित में से किस झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा? तो देखिए, दिल्ली में जो 2025 का जो झांकी जो शो किया गया था लगातार, देखिए सबसे पहले एक 2023 में भी हुआ था। क्लियर है? फिर 2024 में हुआ था, 2025, यानी तीनों में लगातार झारखंड का कुछ ना कुछ प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले 2023 में, तो 2023 में जो पेश किया गया था वो आप लोगों को पता होगा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर को शो किया गया था। आप लोग पढ़ी भी होंगे। क्लियर है? तो 2023 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर
को दर्शाया गया था। वही 2024 की बात कर रहा था तसर सिल्क का किया गया था, तसर सिल्क को किया था। वही 2025 की बात करना चाहते हैं तो इसमें उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दिया गया था, यानी उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सुझाव हेतु कौन सा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया था? तो तेईसवां के लिए अगर राइट आंसर कीजिए तो अबुआ बजट। देखिए अबुआ बजट था। देखिए मैं आप लोग को अगेन टाइम आई रिपीट करवाना चाहता हूँ। देखिए हेमंत सोरेन ने बजट सुझाव के लिए अबुआ बजट पोर्टल मोबाइल ऐप का लोकार्पण 5 जनवरी 2025 को किया था। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले 22-23 का जो बजट था, यानी 22-23 का जो बजट था ना, इसका नाम क्या था? आप लोग पढ़ोगे हमर अपन बजट था। क्या था? इसमें मैं लिख देता हूँ हमर अपन बजट था। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमर अपन बजट, देखिए हमर अपन बजट होगा। तो क्वेश्चन आता है हमर अपन बजट कब था? तो 2022-23 में। क्लियर है? वही अगर बात करना चाहते 23-24 में, तो इसमें था हमीन कर बजट। देखिए हमर अपन हो गया आप लोग का 22-23 में, और हमीन कर बजट था, हमीन कर बजट। तो हमीन कर बजट की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली इसका हो गया 23-24 में। आप लोग का जो इस साल जो लॉन्च किया था, यानी 24-25 का जो था ना, इसका नाम था हमनिक बजट। क्या था ये? हमनिक बजट था, हमनिक बजट था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस बार का जो बजट किसने पेश किया था? तो याद रखें इस बार जो बजट जो पेश किया था राधा कृष्ण, शायद वित्त मंत्री का जो नाम है झारखंड में राधा कृष्ण किशोर हैं। क्लियर? उन्होंने ही पेश किया था। बाकी 22-23, 27-24 वाला जो किया था रामेश्वर उरांव किए थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो लिख रहा था 25-26 का? तो क्या लिखिएगा? हमीन कर बजट। क्या लिखे फिर? हमनी के बजट। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर इसमें 23 का लिख रहा ना ये, तो 23 का लिखिए तो अबुआ बजट था। क्या था ये? अबुआ बजट हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो इसमें राइट आंसर अबुआ बजट हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे को 2024 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? अब फ्रेंड्स ये लिख लीजिए, आप लोग झारखंड के किसी भी पेपर में आप लोग का मोस्टली चांसेस है कि ये आप लोग का पेपर में पूछ देगा। किसी भी पेपर में मोस्टली चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांस इसी का क्वेश्चन का है। तो याद रखिएगा, झारखंड महिला हॉकी टीम के कप्तान सबसे पहले याद रखिए सलीमा टेटे है। कौन सा? ये सलीमा टेटे है। अब इसको याद रखिएगा, सॉरी, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सलीमा टेटे है। क्लियर है? अब इसको मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे हाल ही में 2024 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, सॉरी ध्यानचंद बोलते हैं, ध्यानचंद, सॉरी ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर है? जो कि खेल के प्रति उत्कृष्टता एवं समर्पण के लिए जाना जाता है। और कब सम्मानित किया था? तो ये भी याद रखें, शायद 17 जनवरी था। हाँ बिल्कुल, 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया। ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। और सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी बन गए जिसे अर्जुन अवार्ड मिला है। इससे पहले ओलंपियन स्वर्गीय माइकल किंडो को, यानी कि ओलंपियन जो था ना माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड 1972 में मिल गया था। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग को अल्टीमेटली पढ़े होंगे सिलवास डुंगडुंग और सुमराय टेटे को ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। देखिए ध्यानचंद अवार्ड से सबसे पहले किया था, इसका नाम था सिलवास डुंगडुंग। 2016 में मिला था और सुमराय टेटे को मिला था। क्लियर है? चलिए, दिल्ली के नए झारखंड भवन पर बनाई गई सोहराई पेंटिंग के लिए धनंजय कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आई थिंक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्लियर है? देखिए ट्राई रांची मुंडारी भाषा का ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में करने के लिए AI टूल पर काम कर रही है। तो इसका भी राइट आंसर क्लियर है, तो अधिवानी टूल हो गया। झारखंड में 68वां राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर इस 27 की बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024 में सभी स्टॉल के नाम पर निम्नलिखित में से किस पर रखे गए हैं? तो इसमें जो रखा गया था फ्रेंड, यानी 28वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पेड़ों के नाम पे रखा गया था। तो याद रखिए राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024 समापन जो हो चुका है और इसका उद्घाटन समारोह किसने किया था? दीपिका पांडे सिंह ने किया था, जो कि झारखंड का ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है? तो समापन समारोह जो किया था राज्यपाल किया था, जो कि संतोष कुमार गंगवार थे मुख्य अतिथि। ठीक है? अब महोत्सव का मुख्य महत्व था खादी को बढ़ावा देना। क्लियर है? चलिए अब महोत्सव में स्टॉल का जो नाम है ना वो पेड़ों के नाम पे रखा गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछ सकता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना पड़ेगा।
झांसा के अध्यक्ष पद पर कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो याद रखिए झांसा। तो फ्रेंड झांसा के अध्यक्ष पद पर सबसे पहले किसे निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर विमलेश सिंह को। क्लियर है? झांसा का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली समिति गठित की जाएगी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा रिटायर्ड एचसी जस्टिस का, यानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस का होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने झारखंड के किस नियमावली को जल्द अधिसूचित करने के लिए कहा है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पेशा, पीएस यानी पेशा नियमावली अधिसूचित करने के लिए कहा गया। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी बघेल ने झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पत्र को पत्र लिखा। क्लियर है? अब पेशा एक्ट कब आया था? तो ये भी याद कर ले 1996 से लागू हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा का फुल फॉर्म क्या होता था? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट होता है, जो कि 1996 में आया था। झारखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द ही राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर बीमारी होने पर कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए राइट आंसर 10 लाख होगा। क्या होगा? 10 लाख रुपये होगा। झारखंड में पहली बार बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त के लिए झारखंड के लिए किस अधिकारी को सम्मानित किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर के रवि कुमार को। याद रखिएगा झारखंड में पहली बार बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए राष्ट्रीय सम्मान चुना गया, जिसके लिए किसको चुना गया था? के रवि कुमार को। क्लियर है? और याद रखिए इसमें के रवि कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है, बस 7 क्वेश्चन और इसको भी कर लीजिए। देखते हैं क्या लिख रही है। तो झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए किस क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था? तो 34वां का राइट आंसर कीजिए तो टाटा AIG। क्या लिखेगा? टाटा AIG होगा। चलिए झारखंड में कितने जिलों को रेत लाइन से जोड़ने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो गया? तो 35वां का राइट आंसर कीजिएगा ना तो टोटल होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 04 होगा। झारखंड के किस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको वुडन कॉटेज का निर्माण किया गया? तो फ्रेंड 36 का अगर राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे, मसानजोर डैम। तो याद रखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसानजोर में धाजापाड़ा पहाड़ी में इको कॉटेज का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो हेमंत सोरेन थे। कौन थे फ्रेंड? हेमंत सोरेन थे। चलिए वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग जिसका फर्स्ट एडिशन में विजेता टीम को पुरस्कृत राशि के रूप में कितनी दी गई है? तो याद रखिएगा सबसे पहले 37। तो महिला हॉकी इंडिया लीग में वुमेन्स जो विजेता है उसे 1.5 करोड़ मिला था ना? नहीं, इसमें मिला था टोटल 5 करोड़ मिला था। कितना मिला था? याद रखिएगा 5 करोड़ मिला था। नहीं, टोटल 1.5 करोड़ मिला था। इसमें नहीं लिख रहा, लेकिन इसमें कहीं मिस्टेक है। याद रखिएगा 1.5 करोड़ मिला था, यानी 1.5 करोड़ लिखिएगा। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। ठीक है? थोड़ा सा मिस मैच हो गया। तो याद है कितना मिला था? 1.5 करोड़ मिला था। CROR यानी 1.5 करोड़ मिला था। जीता कौन था? तो उड़ीसा वारियर। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन जीता था? तो उड़ीसा वारियर्स जीता था। ठीक है? और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर था सविता पुनिया था और उभरते हुए खिलाड़ी कौन था? सोनम था। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, और उप विजेता कौन था? तो सुरमा हॉकी क्लब। ठीक है? पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग के नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू सहित अन्य अधिकारी किस देश में आयोजित 45वां ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में हिस्सा लेने गए थे? तो 38 का अगर राइट आंसर करेंगे ना तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन होगा। सबसे पहले याद रखें झारखंड का पर्यटन मंत्री कौन है? तो झारखंड का पर्यटन मंत्री कौन हो गया? तो सुदीप्त कुमार सोनू, जो कि गिरिडीह से विधायक है। झारखंड सरकार बुजुर्गों को उसकी इस योजना के लक्ष्य तहत तो 25 में मथुरा और वृंदावन समेत अन्य जगहों पर तीर्थ स्थल कराने जा रही है। तो 39 का राइट आंसर लिखिए और ऑप्शन नंबर सी सीएम तीर्थ योजना के तहत। लास्ट क्वेश्चन आज का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में कितने नंबर पे है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखे भी होंगे, तो ये मुख्यमंत्री की सबसे अमीर लिस्ट में 8वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। क्लियर है? अब आप लोग मन में आ रहा है सबसे ज़्यादा अमीर कौन है झारखंड का? तो सबसे ज़्यादा अमीर तो आप लोग का इसका नाम था
चंद्रबाबू नायडू का था और सबसे गरीब था ममता बनर्जी का। क्लियर है। और हेमंत सोरेन का 8वां में था। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो फरवरी का, मार्च का, अप्रैल को मैं नेक्स्ट वीडियो, अभी भी आप लोग के पास समय है 2-3 दिन में मैं पूरे का पूरे करवा दूंगा। क्लियर है। तो ये रहा, आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूंगा। क्लियर है। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले सामान्य ज्ञान को बता दिया, फिर झारखंड जीएस को भी बता दिया, सामान्य विज्ञान भी बता दिया, झारखंड करंट अफेयर भी बता दिया। क्लियर है। तो पूरा का पूरे कोटा को मैं फुल कर दिया हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं मैथमेटिक्स रीजनिंग को भी बता दूंगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।